तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसके अंदर क्या-क्या है, हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या-क्या हमें इसमें सीखने को मिलेगा। प्लस दूसरी चीज़ एक छोटी-सी बात कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हू हैज़ क्लियर्ड इट एंड जिसका नहीं है नाम लिस्ट में, आप ये सिचुएशन अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये बहुत पेनफुल होता है, 2 साल की, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत इसके अंदर हमारी होती है और जब नाम नहीं होता है तो बड़ा पेन होता है। बट आपको ये सिचुएशन अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। प्लस आपने अगर आपका प्लान बना लिया है कि मैं आगे अटेम्प्ट देने वाला हूँ, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप 2, 3, 4 दिन का मैक्स टू मैक्स ब्रेक लीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग बाय आइडेंटिफाइंग कहाँ कमी रही। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर आप आगे अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहे तो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस साइड। आप यहाँ से इस चीज़ को छोड़ दीजिए बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट हमारा इतना होता है कि काफ़ी चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लगती है। तो दूसरा प्लान आप सोचिए और मूव ऑन अकॉर्डिंगली। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो कि एक ऐसे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, बॉडी कैसे होगी उसकी, कंक्लूड कैसे हम उसको करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। प्लस जो बड़ी बड़ी कॉमन चीज़ें, कॉमन मिस्टेक्स जो हर एस्पिरेंट करता है या करती है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। वन मोर थिंग दैट अक्सर हम ये सुनने को मिलता है कि पेस्टल अप्रोच फॉलो करो, पेस्टल अप्रोच फॉलो करो, बट ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर ये ट्रेडिशनल है तो फिर नई अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस की माइक्रो डायमेंशंस को कैसे ओपन करना है वो हम अप्रोच करेंगे ना। तो ये सारी चीजें हम सीखने जा रहे हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इन डेप्थ एनालिसिस है, जो फिलोसॉफिकल ऐसे की डिमांड होती है वो हम कैसे मीट करेंगे, वो हम इसके अंदर इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो 2024 का जो ऐसे है वो हमने इसके अंदर एज एन एग्जांपल लेके हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कैसे होगी, एंड कैसे होगा और बाकी कोहेरेंस कैसे आएगा इसके अंदर, लॉजिकल ऑर्डर में किस तरह अरेंज करना है। प्लस दूसरी चीज़ एक और ये है कि ये जो पूरा सीरीज है ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर हम और भी चीज़ें देखेंगे कि एक लेवल हम अगर ऐसे में अचीव कर लेते तो उस लेवल के ऊपर और किस तरह जाया जाए कि और भी, जैसे सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखना आप सीख गए हैं तो कोई जो बारीक मिस्टेक्स होती है वो भी हम आगे फर्दर लेसन्स में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखेंगे। कमिंग डायरेक्टली टू द टॉपिक, देखिए नाम मैंने सीरीज का ये कंप्लीट गाइड इसीलिए दिया है क्योंकि ये हर किसी के लिए है। यहाँ आप चाहे बिगिनर हैं, आप बहुत ही प्रो लेवल के ऐसे राइटर हैं, ये सबके लिए है। इसमें आपको हर छोटे से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये अलग अलग चैप्टर्स में मैंने इस सीरीज को डिवाइड कर दिया है सो दैट स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा ऐसे का, ये सब बातें देखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन देखेंगे, कोहेरेंस देखेंगे। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि जो अच्छे ऐसे लिखने वाले लोग हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं और उनको हम किस तरह से अवॉइड करेंगे। नाउ मूविंग ऑन कि एक अच्छा ऐसे सब लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है। ये जो चीज है ये यूपीएससी ने खुद बता रखी है कि भाई कैसे लिखना है आपको अच्छा ऐसे। इसमें साफ साफ लिखा है कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो टॉपिक चुना है आप उससे इधर उधर ना भटके। प्लस दूसरी चीज है अरेंज द आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में जाना है। एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अपना आंसर या अपना ऐसे लिखना है। उसके अंदर ये नहीं है कि आप एब्रप्टली डायमेंशंस को चेंज कर रहे हो। आप चलते चलते पॉलिटिकल डायमेंशन लिख रहे थे, अचानक उसमें आपने इकोनॉमी डाल दी, उसी में सोशल की कोई डायमेंशन डाल दी, नहीं। फिर कंसाइजली, कंसाइजली का मतलब ये है कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो ये है कि अगर सपोज आपने कोई डायमेंशन सेलेक्ट की, आपने कोई पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात की, तो आप अगर वो लिख रहे हैं तो ये नहीं है कि आप इसमें 3 से 4 पेज खा गए, है ना, इसी में आप लिखते जा रहे हो, है ना, 3 से 4 पेज पॉलिटिकल डायमेंशन के लिख दिया और उसके बाद में आपने क्या किया, आपको याद आया अरे बाकी डायमेंशन भी थी, तो छोटी छोटी बाकी डायमेंशंस बना दी कि आधे पेज में कुछ लिख दिया या फिर एक ही पैराग्राफ में 2-2 डायमेंशंस लिख दी। तो कंसाइजली का मतलब ये है कि आपको जो भी लिखना है प्रॉपरली, प्रिसाइजली इस तरह से लिखना है, ना कि वॉच वॉच नहीं करना है उसमें, साफ साफ कहें तो। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का मतलब मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन यानी डिविएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप टॉपिक से अगर भटक गए तो समझ लो कि आपके मार्क्स कट गए, क्योंकि अगर इधर उधर की चीजें आपने लिखना शुरू कर दी, यानी आप टॉपिक की कोई डायमेंशन खोल सकते हो लेकिन आप उस टॉपिक से ज्यादा दूर ना जाएं। यानी कि आप अगर बात कर रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि पॉवर्टी की बात कर रहे हो आप, तो आप उसमें ना जाएं कि मतलब आपने कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करना शुरू कर दी कि हमारे देश में जो है पॉवर्टी कम है, इस कारण से बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की ये प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ये हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से वो हो जाएगा। आपने पॉवर्टी को कनेक्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर से और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डायमेंशन खोलना शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर दूसरी चीज है चूज योर टॉपिक वाइजली। आपको टॉपिक को बड़े ही वाइजली सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके मार्क्स कितने आएंगे एसए में वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपने टॉपिक कौन सा सेलेक्ट किया है। डोंट पिक ए टॉपिक जस्ट बिकॉज यू हैव मोर फैक्ट्स। फैक्ट्स का देखो कुछ नहीं बनना वहां पे, अगर आपने उसकी सब्सटेंशिएट ढंग से उसको नहीं किया, उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की, उसका एनालिसिस नहीं किया, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपके फैक्ट्स का वहां पे कुछ नहीं होगा। फैक्ट्स को एज ए सपोर्टिंग मटेरियल आप याद करिए, फैक्ट्स को एज ए कोर या उसको मेन कोर्स मत मानिए आप कि सब कुछ फैक्ट्स है, नहीं।
फैक्ट्स तो क्या है, साइड में एक मसाले की तरह है कि आपने उसमें एक्स्ट्रा अपनी चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए डाल दिया, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल दिया। आपका जो असली जो आपका जो निकल के आ रहा है वो ये है कि आपने उसमें एनालिसिस कितना किया है टॉपिक का। फिर चूज द टॉपिक वेर यू कैन गिव डाइवर्स आर्गुमेंट्स, यानी एक ही बात को 10 तरीके से अगर आप सोच सकते हैं किसी टॉपिक में, तो उस टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है ना। समटाइम्स ए फिलोसॉफिकल टॉपिक इज बेटर इफ यू कैन अनपैक इट्स लेयर्स। वो कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा। जब हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे 2024 के, हम ऐसे उठाएंगे, उनमें से कौन सा टॉपिक किस तरह का लेवल का है, कौन सा हमारे लिए इजी पड़ेगा, कौन सा टफ पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे। तब मैं ये सब बातें आपको डिस्कस करूंगा। सम ऑफ द ऐसे टॉपिक्स आर नॉट जस्ट ए सिंगल स्टेटमेंट, रेदर दे आर टू स्टेटमेंट्स कंबाइंड। यानी कि आप ये देखिए यहाँ पे कि देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ये क्या है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आपका काम आसान हो गया। अब आपको सिर्फ एक लाइन के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको 10 डायमेंशंस निकालनी होती हैं किसी भी चीज से, तो आप वो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हो, प्लस आप सेकंड स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हो। यानी आपके पास अब दो दो स्टेटमेंट्स हो गए हैं 10 डायमेंशंस निकालने के लिए। अगर आपको सिंगल लाइन से निकालने होते तो हो सकता है वो आपके लिए टफ पड़ते हो सकता है आपको उसमें कोई चैलेंज आता हो, लेकिन अब आपको ऑलरेडी दो चीजें दे दी गई हैं, दो स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, तो आपके लिए वो डायमेंशंस निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा और थोड़ा सा रिलेटिवली बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में आसान हो जाएगा। डोंट थिंक टू चूज यूनिक टॉपिक। अब देखो, हम कोई 6 7 क्लास में तो है नहीं कि भाई हमने, टीचर ने कोई टॉपिक दिया और हम सबसे टफ वाला लिखेंगे ताकि हमारा इंप्रेशन बढ़िया बढ़ जाए टीचर पे और अच्छा नंबर दे दे। नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टॉपिक वो सिलेक्ट करना है जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल है, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। और उसी टॉपिक को आपको कैसे बनाना है, उस टॉपिक को आपको यूनिक बनाना है। और वो यूनिक बनेगा कैसे, वो यूनिक बनेगा आपके आर्ग्यूमेंट से, वो आपके आर्ग्यूमेंट से यूनिक बनेगा। तो ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर 2024 का एग्जाम देते तो हम कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते। जैसे फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशन, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट्स फॉलो देम। अब ये काफी गहराई वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपको बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें क्या है निकालनी पड़ेगी, अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग एग्जाम्पल निकालने पड़ेंगे। कि अगर मैं ये बोलूँ कि आप सिर्फ इसको एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो बिल्कुल अगर सोच रहे हैं तो गलत है। कि ये कोई एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है कि फॉरेस्ट प्रीसीड्स डेजर्ट आ गया तो, मतलब कई एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि ये कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं। आपको इसी के अंदर आपको क्या करना है, हर चीज कनेक्ट करनी है। आप इसको सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे, है ना, आप इसको गवर्नेंस से कनेक्ट करेंगे, है ना, आप इसको लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन से कनेक्ट करेंगे, आप इसको जुडिशियल डायमेंशन से कनेक्ट करेंगे। हर तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में क्या है, आप उसको रिलेट कर पाओगे, एक फुल फ्लेज ऐसे बना पाओगे। वो किस तरह से करेंगे, अभी हम जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसमें मैंने सारी डायमेंशंस को कनेक्ट कर करके दिखाया कि किस तरह से हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। अब मेरे लिए अगर मुझे इजी लग रहा हो टॉपिक तो वो ये है, मुझे सबसे आसान ये लगेगा। क्यों, क्योंकि देर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। हम तो ये बातें अक्सर करते ही रहते हैं कि यार खुशियां ही नहीं है, खुशी ऐसी होनी चाहिए। कई लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे तो मेरा गोल अचीव करने के बाद खुशी मिलेगी। कई लोग कहते हैं यार मुझे तो अभी इस रास्ते में मजा आ रहा है, यही बढ़िया खुशी का रास्ता है ना, मुझे कोई गोल वोल की चिंता नहीं है, मैं तो अपने जो है काम करता जा रहा हूँ, इसी में मुझे खुशी मिल रही है। तो अपने पास काफी सारे इसके अंदर पॉइंट्स हो जाएंगे, हम अलग अलग लोगों को जोड़ सकते हैं, है ना, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस का एग्जांपल लेके उनको जोड़ सकते हैं। फिर ये देखो, ये तो एक सिंगल लाइन है, अब इसके अंदर डायमेंशंस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, सब कुछ किया है, तो ये नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा, बट हाँ रिलेटिवली थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें। उसी तरह से ये देखो आप, ये वाला भी बहुत ईजी है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीजें आप पढ़ते हो। आप ये किस में पढ़ते हो, GS1 में आप पढ़ते हो, सोसाइटी में आप ये चीजें पढ़ते हो। ठीक है, ये सोसाइटी में सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, तो इसीलिए आपके लिए क्या है, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, ये आप किस में पढ़ते हो, एथिक्स में पढ़ते हो, है ना। हम पढ़ते हैं ना कि किसी को पावर दे दो, फिर एक और हम सेम कहावत ऐसी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो हमारे लिए थोड़ी थोड़ी नॉन है टॉपिक्स, तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस एक और चीज कि आपको एग्जाम में आपके ऐसे में एकदम फ्लॉवरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो कि सामने वाले को समझ में आए, यानी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए वो। अगर इतनी फ्लॉवरी लिख दी कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई वो मार्क्स कहाँ से देगा आपको, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एकदम ऐसी चमचमाती लैंग्वेज नहीं, जैसे शशि थरूर लिखते हैं उस तरह की लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसके लिए वो समझना भी बहुत जरूरी है। वो चीजें आप जितना आसानी से कन्वे कर पाओगे, है ना, उतना ही आपके लिए मार्क्स में आसानी होगी। नाउ नाउ मूविंग ऑन टू द एनालिसिस, कि अब हम देखेंगे कि एक टॉपिक सेलेक्ट करके कि किस तरह से ऐसे को प्रोसीड किया जाता है और किस तरह से उसको हम डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। टॉपिक सिलेक्शन के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप 10 to 15 मिनट्स आराम से सोचिए इसके बारे में, इसको देखिए कि क्या इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिखा जा सकता है, कौन सी चीजें मुझे अवॉइड करनी है, क्या मुझे इसमें ये डायमेंशन ओपन करनी है, अगर मैं ये डायमेंशन ओपन करता हूँ तो उसका मैं एग्जाम्पल कौन सा यूज करूंगा, प्लस
किस डायमेंशन के बाद कौन सी डायमेंशन मुझे लिखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कुछ भी लिख दूंगा। आपको ये फ्लो चार्ट जो बनाएंगे हम बनाएंगे बैठ के, उस तरह से ही आपको सीक्वेंस में सारी चीजें लिखनी है। जैसे जैसे आपकी चीजें थॉट आता जाए वैसे वैसे आपको लिखना है, क्योंकि ये जो 10 से 15 मिनट है ये आने वाले 1-1.5 घंटे का आपका क्या है, पूरा फ्लो बना देंगे कि आपने पहले से सब कुछ एक फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, बस आपको उसको पेपर पे उतारना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके आने वाले 1 घंटे को आसान बनाएंगी। आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक सीक्वेंस देगी। वरना आप क्या है, बीच बीच में ऐसे लिखते हुए बैठ के सोचने लगोगे, यार अब क्या लिखूं अब क्या लिखूं। लेकिन अगर आपने पहले से सोच के रख रखा है कि मैं ये लिखूंगा इसके बाद ये लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब जैसे हमने पहला टॉपिक डिसाइड किया, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो इसका मतलब पहली लाइन, मन में पहला लड्डू फूटा, हैप्पीनेस इज द पाथ, मन में दूसरा लड्डू फूटा। हमें पता चल गया कि हमारे पास अब 2 लाइन है, बढ़िया से आराम से डायमेंशंस निकाल के लिखेंगे। नाउ अब देखो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ चीज बताता हूँ स्टार्टिंग में कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कि स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोडक्शन का। देखो इंट्रोडक्शन का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि आप 2 पेज में इंट्रोडक्शन लिखोगे तो ये नहीं है कि आपने मतलब कोई जीएस का इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 लाइन में लिख के खत्म हो गया, नहीं। आपको इंट्रोडक्शन में भी फ्लो मेंटेन रखना है, यानी कि जो टॉपिक दिया है आपको, जैसे 2 लाइन का टॉपिक दिया है तो उन दोनों लाइन को आप जस्टिफाई करोगे। ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिखा और उसको छोड़ दिया कि हाँ बस हैप्पीनेस वगैरह है, ये है वो है, आपने छोड़ दिया, नहीं। आपको उस चीज को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स को, कि आप डिस्कस करोगे हैप्पीनेस क्या है, फिर पाथ टू हैप्पीनेस क्या होता है, एक्चुअली में क्या है, देयर इज नो पाथ, तो इस पॉइंट को भी डिस्कस करोगे। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी, हम ये कहते थे कि आप ये पाथ फॉलो करो फिर आपको खुशियां मिलेगी। लेकिन इस ऐसे में क्या बात हो रही है कि आपका पाथ ही क्या है, खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए। यानी पाथ है वही खुशी है, यानी कि जो खुशी है वो ही आपका पाथ है। आप इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक नई डायमेंशन ओपन हो जाएगी कि खुशी है वही क्या है, आपका पाथ है, और जो आपका पाथ है वही आपकी खुशी है। फिर हैप्पीनेस इज पाथ, ये आपका एक नया डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से आपने क्या किया, आपको जो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, इंट्रोडक्शन आपका जो टॉपिक है उसके अंदर आपको जो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, उन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने जस्टिफाई किया है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट को ही लिख दिया दूसरा छोड़ दिया, आपने दोनों को जस्टिफाई किया है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम इस तरह का बना रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू सेट ए फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी ऑफ द एसे, यानी आगे क्या आने वाला है वो हम रीडर को पहले ही बता देते हैं। यानी हमारा ऐसे एक इंटरेक्टिव ऐसे होना चाहिए, ना कि एक बोर्डम नहीं फील होना चाहिए कि यार क्या पढ़ रहे हैं कैसा, हमें उससे इंटरेक्ट करना है। आप सरकेजम भी डाल सकते हो अपने ऐसे में, मतलब मैं बताऊंगा आपको है ना आने वाले लेक्चर्स में कैसे डाला जा सकता है उसको, बहुत केयरफुली हम उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी को चुभ गई, इस तरह की बातें भी नहीं करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना। सबसे पहले अगर हैप्पीनेस की बात करें तो आप डायरेक्टली पहला यही सवाल पूछ लो कि व्हाट इज हैप्पीनेस, और वहीं से ही आप अपना स्टार्ट कर दो ऐसे कि व्हाट इज हैप्पीनेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस क्या होती है तो आपका जवाब ये होगा कि भाई हैप्पीनेस किसी एक पर्सन के लिए ये नहीं है कि सबके लिए सेम होती है, सबके लिए हैप्पीनेस का क्राइटेरिया अलग अलग है। कैसे, किड्स के लिए टॉयज, एडल्ट्स के लिए जॉब्स कैरियर्स, एल्डरली जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उनके लिए क्या है, केयर, सोशल वर्कर्स, उनको तो हैप्पीनेस किस में मिलती है, दूसरों की हैप्पीनेस में मिलती है, फिर बिजनेसमैन को प्रॉफिट में हैप्पीनेस मिलती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, पिक फ्यू एंड इलेबोरेट, इनमें से हम कुछ उठाएंगे और उनका इलेबोरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। अब इलेबोरेशन किस बेसिस पे स्टार्ट करना है, कनेक्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पाथ टू हैप्पीनेस, कि ये जो चीजें हैं ये खुशियों का एक रास्ता है कि नहीं है। जैसे टॉयज हैं तो ये बच्चे के लिए खुशी का रास्ता है, प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन के लिए खुशी का रास्ता है, तो क्या ये खुशी का रास्ता है कि नहीं है। तो अब एक चीज यहाँ पे सवाल उठता है कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जो कन्वेंशनल तरीके थे, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई कन्वेंशनल जो तरीके हैं वो क्या थे, कि आप प्रैक्टिस करके कुछ अचीव करो, है ना, प्रैक्टिस करके कुछ अचीव करो, या ग्रो करके कुछ अचीव करो, आप कुछ लर्न करके कुछ अचीव करो, कुछ आप अपने टफ सिचुएशंस को एंड्योर करके कुछ अचीव करो, इनोवेट करके कुछ अचीव करो, तब आपको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस तब आपको जाके मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक चीज बड़े गौर से यहाँ सोच सकते हैं कि क्या जब हम ग्रो कर रहे हैं तब हमें हैप्पीनेस मिल रही है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, आपका टारगेट सपोज करो ये है, ये आपका टारगेट है, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आप ग्रो करके यहाँ पहुंचे एक रास्ता, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आप प्रैक्टिस करके यहाँ पहुंचे आपका एक रास्ता, आप यहाँ से स्टार्ट होके लर्न करके यहाँ तक पहुंचे आपका ये रास्ता। तो जो टॉपिक है वो हमें ये कह रहा है कि यहाँ आने के बाद खुशी मिलना वो नहीं है असली खुशी। असली खुशी ये है कि जब हम ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करने के लिए जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही, यानी हैप्पीनेस लाइज हियर। अब हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये डायग्राम वगैरह आपको नहीं बनाने हैं ऐसे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर कुछ एस्पिरेंट्स डायग्राम बनाते हैं बट इट इज
मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बैन है, ऐसे में डायग्राम नहीं बनाने हैं आपको। इट इज नॉट ए जीएस आंसर। और पॉइंट वाइज तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है चीजें आपको कि आप जीएस की तरह पॉइंट वाइज लिखने लगे, नहीं। अब देखो, अब हमने वही चीज कि क्या वो वाकई में पाथ है हैप्पीनेस का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने ये सवाल पूछा कि भाई ग्रो करने से हैप्पीनेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, लर्न करने से हैप्पीनेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका मतलब हम कहाँ पहुंच गए, हम हमारे टॉपिक के दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए कि हमें हैप्पीनेस जो है वो हमारे पाथ में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो बहुत मेहनत करके क्या करता है, अचीव करता है क्या, अपना टारगेट। और उसका टारगेट क्या है, क्या आईएएस बनना उसका टारगेट है, नहीं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का टारगेट, असली टारगेट क्या होता है, समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी। असली टारगेट तो यही होता है। अब भाई मोस्टली का तो यही होता है, कुछ कुछ निकल जाते हैं जो कि खुद की सेवा पहले करते हैं, बट आईएएस बनने का जो मेन टारगेट होता है वो सोसाइटी को सर्व करने का होता है। इसीलिए एक आईएएस एस्पिरेंट इतनी मेहनत करता है। अब उसको हैप्पीनेस कहाँ मिलती है, उसको सोसाइटी को सर्व करने की हैप्पीनेस मिलती है। इस चीज को भी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, ये उसका टारगेट है। टारगेट क्या है, आईएएस बनना। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है उसका, सर्व द सोसाइटी। तो पहला आईएएस बनना, आईएएस बनने के बाद सोसाइटी को सर्व किया। मान लो आईएएस अगर वो नहीं बन पाया, तो क्या करेगा, वो दूसरे रास्ते ढूंढेगा सोसाइटी को सर्व करने के लिए, ताकि वो अपना अल्टीमेट गोल जो है सोसाइटी को सर्व करना वो कर सके। और उसका असली खुशी, उसको असली खुशी किस चीज में मिलेगी, क्या उसको असली खुशी आईएएस बनने में मिलेगी, या फिर उसको असली खुशी मिलेगी सोसाइटी को सर्व करने में। तो अक्सर हम यही कहते हैं कि हमारी जो खुशी है वो हमारे पाथ में होनी चाहिए, यानी कि जब हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं वहां हमें खुशी मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ इसीलिए कि भाई मैं आईएएस बन गया, मेरा गोल अचीव हो गया और मैं खुश हो गया, नहीं। आप कॉन्सिस्टेंटली अपनी लाइफ टाइम सोसाइटी को सर्व करते जाओगे, द मोर यू विल सर्व, द मोर हैप्पीनेस यू विल गेट। तो ये आई होप आपको अगर एग्जांपल समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एग्जांपल बन सकता है कि पाथ को किस तरह से हम हैप्पीनेस के रूप में इक्वलेंट ट्रीट किया जा सकता है। अब देखो, दिस गिव्स एन इंडिकेशन दैट देयर माइट नॉट बी ए पाथ टू हैप्पीनेस बट द हैप्पीनेस इज पाथ। यानी इस एग्जांपल से हमने ये सीख लिया है। नाउ वी हैव फ्रेम्ड ए डिजाइन फॉर अपकमिंग पार्ट ऑफ ऐसे। अब हमने क्या कर लिया है कि जो दो टॉपिक्स थे, है ना, कि देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस इज पाथ, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है हमारे इंट्रोडक्शन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक छोटे से पैराग्राफ में ये डिस्कशन कि हम आगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस ऐसे के अंदर क्या आने वाला है, आगे जो चर्चाएं हैं वो किस रूप में होने वाली हैं। यानी ये ऐसे है, इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हम देखेंगे अलग अलग हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस क्या इन चीजों से मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना, वो सब हम एक क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे। हम क्या करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन खत्म किया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अब अपनी बॉडी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं एक बीच में एक पैराग्राफ डालूंगा और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि डज द हैप्पीनेस इज रियली डिफाइंड बाय इट्स पाथ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके आगे लिखूंगा आर देयर सो मेनी वेज टू पाथ, आर देयर सो मेनी पाथ्स टू टू हैप्पीनेस। ये इस तरह के दो तीन क्वेश्चन पूछ के फिर लिखूंगा कि नाउ वी आर गोइंग टू आंसर दीज फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर गिविंग अस मोर क्यूरियोसिटी। इस तरह से हम लिख के एक पैराग्राफ देंगे। तो ये क्या हो गया, कनेक्टिंग पैराग्राफ हो गया आपका। ये कनेक्टिंग पैराग्राफ क्या करेगा, आपको आगे लेके जाएगा बॉडी की तरफ। अब आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने इंट्रो और बॉडी को एकदम क्या कर दिया, एब्रप्टली चेंज कर दिया, नहीं, आपने करेक्टिंग पैराग्राफ बीच में डाला हुआ है। नाउ नाउ मूविंग ऑन। अब ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती थी वो ये होती थी कि पेस्टल अप्रोच हम जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, है ना, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच हो गया, ये सब चीजें, ये पहले हम बहुत अच्छे से इनको यूज करते थे और ये सब चीजें चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि ये हर कोई इन्हीं चीजों को यूज कर रहा है। अब हर कोई इन्हीं चीजों को यूज कर रहा है, तो फिर सबका ऐसे भी सेम हो जाएगा। अगर सबका ऐसे सेम हो जाएगा तो फिर आप यूनिक कैसे बनाओगे, आप यूनिक बनाओगे इनकी माइक्रो डायमेंशंस में जाके, आप बनाओगे इनकी माइक्रो डायमेंशंस में जाके। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, है ना, अगर मान लो जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस मेनली किससे रिलेट करती है, सोसाइटी के डायमेंशन से ज्यादा रिलेट करती है। तो मैं अगर सोसाइटी में जाऊं तो मैं अच्छे खासा एक विमेन का एग्जांपल उठा सकता हूँ कि विमेन की हैप्पीनेस को मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकता हूँ कि आर दे रियली हैप्पी, है ना, उनका जो पाथ है उसको फॉलो करने में क्या, अगर मान लो कैरियर की तरफ बढ़ना चाहती हैं, उनको नहीं बढ़ने दिया जाता है तो उनकी हैप्पीनेस छीन ली जाती है। इस तरह की डायमेंशन आप डाल सकते हो। फिर आप यूथ के ऊपर जंप कर जाओ, यूथ क्या है, हैप्पी है कि नहीं है आज की डेट में। तो अक्सर हम ये देख रहे हैं कि डिप्रेशन के, स्ट्रेस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हैप्पीनेस कहीं लैक कर रहा है, क्या अपने पाथ में वो हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है ना। फिर आप लिखोगे बट ट्राइबल्स हैं, बिना किसी चीज के, बिना किसी फैसिलिटीज के भी वो खुश हैं, तो क्या उन्होंने अपने पाथ में हैप्पीनेस ढूंढ ली है। तो इस तरह से आप एक के बाद एक इन पे जंप करते जाओगे। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि आप
हर डायमेंशन को एक ऐसे में यूज नहीं कर सकते। अब जबरदस्ती थोड़ी कि आप स्पेस वाली डायमेंशन जो है टेक्नोलॉजी में, हम स्पेस वाली जो हम बोलते हैं कि भाई इसरो ने ये किया, इसरो ने वो किया, जो स्पेस स्पेस टेक की डायमेंशन आप थोड़ी ना हैप्पीनेस वाले में डाल सकते हो। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज, मतलब आपको ठूंसनी है तो ठूंस ही दोगे उसके अंदर, नहीं। ठीक है, आप जैसे बायोटेक की डायमेंशन कहाँ से आप डालोगे, बायोटेक की डायमेंशन आप हैप्पीनेस में कहाँ कैसे डालोगे, है ना। एआई की आप डाल सकते हो, आप बोल सकते हो कि हैप्पीनेस कैरिकुलम हम डिजाइन कर सकते हैं, है ना, किसकी तरह से आप बोल सकते हो एआई की मदद से आप हैप्पीनेस कैरिकुलम डिजाइन कर सकते हो। तो इस चीजें की चीजें आप डाल सकते हो, बट अब हर चीज डालना जरूरी नहीं है। आपने पढ़ लिया कि स्पेस लिखा है तो ये भी डालूंगा। फिर आप एनवायरनमेंट की डायमेंशन उसकी माइक्रो डायमेंशन में आ जाओ, वन हेल्थ अप्रोच डाल सकते हो, एनिमल राइट्स डाल सकते हो कि कुछ लोगों को जो है खुशी मिलती है कि जब जो हमारे फेलो बींग्स हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, वो अगर खुश रहें, है ना। तो आप एनिमल्स का डायरेक्टली भी एग्जांपल डाल सकते हो कि एनिमल्स जो है, यानी कि उनका उनका कोई ऐसा एक पार्टिकुलर वो नहीं होता है कि इसको अचीव करेंगे तो वो हैप्पी रहेंगे। आप एनिमल्स को थोड़ा सा पुरस्कार देते हो तो भी वो क्या है, हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आप वहां ढूंढ सकते हो कि दे उनके लिए तो कोई पाथ ही नहीं है हैप्पीनेस का। तो यहाँ से आप मतलब है ना हर चीज को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो आप यूनिक एग्जांपल्स डालोगे यहाँ से, तब आपका क्या बनेगा, ऐसे यूनिक बनेगा। अब जैसे आप अब मैं बोलता हूँ कि कस्टमरी लॉज का आप एग्जांपल उठा लो, कि कस्टमरी लॉज क्या करते हैं, जो आप पुराने जो कस्टमरी लॉज का मतलब ये है कि वो जो इनफॉर्मल लॉज हैं जो कि बस बने हुए हैं, समाज ने बना दिए कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, एक ही कास्ट में आपके वो शादी वादी का जो पूरा रहता है वो सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं। तो क्या वो ये चीजें जो है हैप्पीनेस से आप रिलेट कर सकते हो, आप इसको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से रिलेट कर सकते हो कि ये आपकी सपोज करो मैरिज है, तो मैरिज में ये सब लॉज आते हैं कि नहीं आप जो है इंटरकास्ट आपने शादी कर ली, या फिर आपने जो कोई इंटर रिलीजियस शादी कर ली, तो ये कस्टमरी लॉज को तोड़ दिया, तो ये आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पाथ हैं जिन्हें हमें मिटाना होगा, कुछ ऐसे पाथ हैं जिन्हें हमें मिटाना होगा। तो आप इस लेवल पे जा सकते हैं, आप इस तरह सोच सकते हैं। लेकिन और मैं आपको बताता हूँ कि अब और भी इन डेप्थ आप कैसे जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। तो जैसे कि हमने देखा एक डायमेंशन व्हाट, उसी तरह से हम और भी डायमेंशंस निकालेंगे। आप अपने आप से पूछो व्हाई, हाउ, व्हाट इफ, वेयर, हु, विच, इस तरह के आप सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड अपने आप से पूछो, और जो जवाब आता है वो आपकी एक नई डायमेंशन बन जाएगी। यानी कि अगर आप पूछोगे व्हाट, तो व्हाट इज हैप्पीनेस, उसमें आपने 10 डायमेंशन निकाल दी, बच्चे की, बिजनेसमैन की, है ना, ट्राइबल की, ये वो, आपने कई चीजें निकाल दी, सोशल वर्कर की। उसी तरह से आप सवाल पूछो वाई, तो वाई में भी आपके दो सवाल बनते हैं, वाई देयर इज नो पाथ टू सक्सेस, वाई देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, और वाई पाथ कैन बी कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस, है ना। या फिर हैप्पीनेस में वो पाथ, हैप्पीनेस का जो है उसको आप पाथ कैसे समझ सकते हो, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अगर अपने आप से सवाल पूछा भाई, तो आप इन बातों का जब जवाब दोगे तो वो आपकी एक नई डायमेंशन निकल के आएगी। यानी वाई देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, क्या कोई रास्ता नहीं है हैप्पीनेस का, है ना, कि इसकी मैं इस तरह से हैप्पीनेस अचीव कर लूं, मैं इस तरह से हैप्पीनेस अचीव कर लूं। लोग दुखी हो के लास्ट में एक मोमेंट आता है जो थोड़ी सी मोमेंट्री उनको खुशी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि हर मोमेंट को अच्छे से जीते हैं, तो उनके लिए तो क्या है, ये पाथ ही क्या बन गया, हैप्पीनेस बन गया। तो ये एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हो। तो जब आप क्वेश्चन ये पूछने लगोगे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट इफ, वेयर, हु, विच, इस तरह के सवाल आप पूछोगे, तो ऑटोमेटिकली नई डायमेंशंस निकलने लगेंगी। और जैसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपने सवाल पूछा हाउ, तो हाउ पे आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, हाउ पे आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हाउ पाथ एक्ट्स एज हैप्पीनेस, तो आप किसी एग्जाम, जैसे मदर टेरेसा का आप एग्जांपल दो, उन्होंने अपनी जिंदगी भर क्या किया, समाज सेवा करी, तो उनका जो पाथ था वो समाज सेवा का था। वो कोई ये नहीं अचीव कर सोच रही थी कि मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, मुझे ये प्राइज मिलेगा, मुझे वो पीस प्राइज मिलेगा, तब जाके मैं खुश होंगी, नहीं। उन्होंने अपने पाथ में ही हैप्पीनेस ढूंढी। फिर व्हाट इफ पाथ इज पेनफुल, अब आपने क्या किया, व्हाट इफ, यानी कि आपने एक नया ही डायमेंशन खोल लिया, व्हाट इफ। तो ये वो डायमेंशन है जो कि यूजुअली हम हमें डिस्कस करने चाहिए एक फिलोसॉफिकल ऐसे में, क्योंकि यही क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। लोग कहते हैं कि आप इन डेप्थ जाओ, क्रिटिकल थिंकिंग करो, ये करो वो करो, तो वो ये सवाल हैं जब हम पूछना शुरू करेंगे, हमारे अपने आप से पूछेंगे ऐसे के टाइम पे, तब हमें जो जवाब मिलेगा वो हमारी एक नई डायमेंशन बन के आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब और भी हम एसेस देखेंगे, और इसके अंदर किस तरह से बॉडी को इंप्रूव किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कंक्लूजन की तरफ कैसे बढ़ते हैं। डू नॉट एंड ऐसे अब्रप्टली जस्ट लाइक जीएस आंसर, ये नहीं कि बस आपने ये बॉडी लिखी, छोटा सा कंक्लूजन लेके खत्म कर दिया, नहीं। आपको यहाँ पे ये कंक्लूजन लिखना भी आपके लिए एक प्रोसेस होता है। कंक्लूजन लिखना भी आपके लिए क्या है, एक प्रोसेस है कि आप धीरे धीरे आ रहे हो, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो, आप बता रहे हो कि हाँ नाउ दिस सीम्स, जैसे हम जैसे मान लो आपको खत्म करना है ऐसे,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पेज पहले से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दोगे, आप ऐसी चीजें लिखना शुरू कर दोगे जिससे कि रीडर को लगे कि नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड। जैसे मतलब जैसे कुछ वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हो, जैसे कॉन्क्रीटाइजिंग, है ना। तो कॉन्क्रीटाइजिंग द थिंग्स वी विल डू दिस 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 दिस, ऐसे करके आप वो ऐसे के वर्ड्स लिखना शुरू करोगे जिससे लगे कि हाँ हम खत्म करने की ओर जा रहे हैं, एब्रप्टली एंड नहीं करना है। फिर कंक्लूजन कैन बी कनेक्टेड विद इंट्रो थीम, जो आपने इंट्रोडक्शन में जो थीम दी थी शुरू में, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, बस उसको रिपीट नहीं करना। ये नहीं है कि जो आपने इंट्रो में बात लिखी वही आपने फाइनली लिख दी, तो वो बातें आपको नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, आपको एक उसी से रिलेटेड आपको उसको जस्टिफाई करना है कि ये देखो हमने इंट्रो में बताया था ना, तो यही हो गया यहाँ पे, है ना। ऐसे आपको उसको एंड करना है। कि आपने जैसे मान लो हैप्पीनेस का एग्जांपल दिया था कि इन सब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हैप्पीनेस मिलती है, तो देखो मिली इस तरह से मिली, हमने इतना डिस्कशन किया, ये किया वो किया, हमने देखा कि हैप्पीनेस किस तरह छीनी जाती है, हैप्पीनेस का पाथ कैसे अलग हो सकता है, ये सब सब कुछ डिस्कस करने के बाद देखो ये निष्कर्ष निकला। तो आप एग्जैक्ट इंट्रो को कॉपी मत करो, आप एग्जैक्टली आप थोड़ा सा उसको डिफरेंट रखो। फिर कंक्लूजन शुड बी विद इन सिंक विद द अरेंजमेंट्स विद द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड इन द एसे, यानी आपने जो बातें बोली है उसको आप जस्टिफाई ही करना है आपको लास्ट में। ये नहीं है कि आपने क्या है नई डायमेंशन खोल दी, ऐसा नहीं है कि आप जाते जाते कुछ ऐसा बोल गए कि इन्विजिल वो आपका जो कॉपी इवेल्युएटर वो सोच रहा है यार ये लास्ट में जाते जाते क्या बोल गया। ठीक है, एकदम से आपको एंड इस तरह से करना है कि जो आप नई डायमेंशन ना खोलो। यानी आपने बात करी कि हाँ हैप्पीनेस ये है, हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस, और लास्ट में आपने जो वेब सीरीज की तरह एपिसोड के लास्ट में वो कोई मर जाता है, फिर सस्पेंस में छोड़ देते हैं इसको किसने मार दिया, किसने मार दिया, नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके ऐसे में, आपको कोई भी नई डायमेंशन को इंट्रोड्यूस नहीं करना है ना। तो आपको सिर्फ कंक्लूड करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज टाइप का करना है। इफ यू एंड विद ए कोट इट शुड बी रिलेटेबल, और कोट भी जो है वो रिलेटेबल होना चाहिए। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर दोगे तो भी बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते आपने कोट लिखा और ये लो एंड खत्म। नहीं, आपको उस कोट को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि हाँ ये देखो हमने ऐसे ऐसे किया, और उसके बाद आप वो कोट लिख सकते हो, है ना। पहले आप एक्सप्लेन कर दो और कोट बाद में लिख दो, दैट विल बी मोर देन एनफ। यूसेज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड शुड बी मेड, मतलब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम एंड करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहिए कि नाउ वी आर कॉन्क्रीटाइजिंग, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड। इस तरह के वर्ड्स हमें क्या थोड़े से यूज करने, जिससे कि हमें क्या लगे, हमें जो कॉपी रिलेटर है उसको क्या लगे कि हाँ अब ये ऐसे इनका एंड होने वाला है। तो ये जो आज हमने मोस्टली चीजें देखी है ये एक ओवरव्यू टाइप का है मेरी तरफ से, और बाकी हम इसको और इन डिटेल देखेंगे, है ना। हम और देखेंगे कि इस तरह जो अब आप पहली जो आपने ऐसे लिख लिया है, मतलब इसके बेसिस पे जो आप ऐसे लिखोगे वो ऐसे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल इवेलुएट इट एंड आई विल शेयर द इवेलुएटेड कॉपी विद यू। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, इस टॉपिक पे भी आप ऐसे लिखिए, मुझे भेजिए, मैं उसको इवेलुएट करूंगा। अब हम मिलेंगे चैप्टर 2 में, जिसमें हम और इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसे को और अच्छा बनाती हैं, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।